आज जो आपका सीआरपीसी में कल अपील शुरू करेंगे, आज एक चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। आज जो आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपका 31 पढ़ाया जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है, यानी कि किस राज्य में किस मॉडल का क्वेश्चन बना है। आपका मेंस में कभी नहीं बना, केवल प्री में बना है। तो अध्याय 31 आपका ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेज, यानी कि आपराधिक मामलों का अंतरण। और टेक्निकल क्वेश्चन जहां से बनता है वहीं दो तीन आपको अटैक करना है। एक तो आपका आपराधिक मामलों का अंतरण धारा 406 से लेकर 412 तक में है। अब इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, एक तो कोरिलेट करके आपको थोड़ा पढ़ना है। कोरिलेशन जो पढ़ना है वह आपका सिविल मामलों का अंतरण, फिर क्रिमिनल मामलों का, और एक आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा जो नेट और जेआरएफ में भी लगातार बन रहा है क्वेश्चन, और एक आपका जो बनता है वह उच्च न्यायालय द्वारा मामलों और अपीलों का ट्रांसफर। देखिए, आपका न्याय के हित के लिए, यानी कि न्याय की हत्या न हो या घोर अन्याय को रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आपराधिक मामले का अंतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को कर सकते हैं, ताकि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया जा सके और न्याय की हत्या को रोका जा सके। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य ये है कि न्याय प्रभावित हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका माने बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी का उदाहरण एक देखा जाए। जैसे कि आपका अमरमणि त्रिपाठी थे, वह मंत्री थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी प्रेमिका की हत्या करवाई है। तो आपका सीबीआई जांच हुई और सीबीआई और आपका पीड़ित ने ये मांग किया कि हजूर, यूपी में हमें न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि इन्हीं की सरकार है और ये मंत्री रहे हैं, अतः मुकदमों को प्रभावित कर सकते हैं। अतः इनका ट्रांसफर मामले का सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया आपका देहरादून, यानी कि उत्तराखंड में। अभी आपका मामला एक और आया था गोरखपुर कांड का। तो राज्य सरकार को भी कुछ दशाओं में पावर है कि एक जगह से मामला दूसरे जगह ट्रांसफर कर दे उस राज्य में। तो गोरखपुर में मामला नहीं चलेगा, बल्कि जहां पीड़ित परिवार है कानपुर में मामला चलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत पावर होता है, वो अलग बात है। ट्रांसफर किया स्टेट गवर्नमेंट ने और आपका कहां से कहां भेज दिया है, तो याद रखिएगा, गोरखपुर में ट्रायल नहीं चलेगा, बल्कि कहां चलेगा, कानपुर में। स्टेट गवर्नमेंट ने सूचना निकाली है मनीष गुप्ता हत्याकांड में। तो इस प्रकार आपका अब सेक्शन, आपको पहले वरीयता में सेक्शन तैयार करना है और सेक्शन का क्रम जरूर याद रखिए। फिर हम बता दें, आपका जो सेक्शन का क्रम याद रखना है आपराधिक मामलों के अंतरण में 406, 407, 408, 409 और 410। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपका बनता है सीआरपीसी में, यहाँ सेक्शन मिलाने के लिए प्री में ज़्यादा आता है और सेक्शन हर हाल में हम दोहरवाएंगे। एक तो सेक्शन याद रखना है, दूसरा जो आपको याद रखना है कि कौन न्यायालय कहाँ से कहाँ मामला ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा याद रखना है जो पूछा जाता है स्व प्रेरणा से करेगा कि हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर करेगा कि निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर करेगा। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है, वो पॉइंट हम बताएंगे। फिर आपका कुछ कोरिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले सेक्शन शुरू करने के पहले
जो कोरिलेशन है एक एक लाइन बता दिया जाए कौन कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है। जब उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरण कराएंगे तो उच्चतम न्यायालय एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है मामला, जैसे कि यूपी से उत्तराखंड। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक भी ट्रांसफर कर सकता है मामला उच्चतम न्यायालय। और पुनः आपका एक हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट से यानी कि आपका इलाहाबाद से दूसरे हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट को यानी कि आपका उत्तराखंड या एमपी के लोअर कोर्ट को भी मामले का ट्रांसफर कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। हाई कोर्ट जब करेगा तो उसी राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में, जैसे कि इलाहाबाद से प्रतापगढ़ भेज दिया, रायबरेली भेज दिया, और सत्र न्यायालय करेगा तो उसी जिले में एक जज से या दूसरे जज के यहाँ। और जब सीजीएम करेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे, तो एक मजिस्ट्रेट के यहाँ से अपने अंडर में के मामला दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप सकते हैं। यानी कि ये क्रम एक बना है। जब भी आप उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय मामलों का ट्रांसफर करता है आपका, तो अनुच्छेद 139 ए जो लगातार नेट में पूछा जाता है, कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन जे में भी और नेट के भी एग्जाम में, कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत मामलों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक या एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय में, या कई हाई कोर्टों में है तो अपने यहाँ मंगा सकता है। ये किस आर्टिकल में है, तो 139 ए। भाई अच्छे से तैयार रखिए। यही पावर हाई कोर्ट को अपने राज्य में भी है, और वह आपका संविधान के अनुच्छेद 228 में है। याद रखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 238। सिविल मामलों में भी आपका सीपीसी की दो धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, एक 24 और दूसरा 25। उच्च न्यायालय और जिला जज मामलों का अंतरण करता है, सेक्शन याद रखिए 24 में, और आपका सुप्रीम कोर्ट करता है 25 में। तो भाई इतना आपका पढ़ना है। फिर एक बार लास्ट में बताया जाए, धाराओं में ज़्यादा दम नहीं है, भूमिका में ही हमें लगता है कि क्वेश्चन आ जाने चाहिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं आपको कि जो ये मामले ट्रांसफर किए जाते हैं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को, इसलिए किए जाते हैं कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन न हो, पहला, और दूसरा आपका न्याय हो, न्याय की हत्या न हो। अर्थात अगर ये संदेह है कि यहाँ अन्याय हो सकता है, यहाँ मुकदमा अच्छे ढंग से नहीं चल सकता, आपका इतना अभियुक्त ताकतवर है कि न्यायालय पर भी प्रभाव डाल सकता है, गवाहों पर भी प्रभाव डाल सकता है, तो आप ट्रांसफर की मांग कर सकते हैं कि यहाँ से मामला क्या किया जाए, ट्रांसफर। अब देखिए एक और उदाहरण लास्ट में, तब सेक्शन शुरू किया जाए। जैसे कि आपका प्रयागराज की कचहरी का ही देख लीजिए, अधिवक्ता की हत्या होती है, पुलिस वाला पकड़ा जाता है, और जब जब उसकी ओर से वकील आते हैं तो अधिवक्ता प्रयागराज कचहरी के हंगामा शुरू कर देते हैं, कोर्ट में जाने ही नहीं देते। तो हाई कोर्ट से मांग की गई कि हजूर प्रयागराज से मामला ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, यानी कि यहाँ कोई अधिवक्ता ही नहीं रहेगा जो हमारा क्या करे, बचाओ। तो रायबरेली किया गया है, यानी कि यहाँ से मामला वो कहाँ ट्रांसफर किया गया है, रायबरेली। और कौन किया है, तो एक जिले से दूसरे जिले तक आपराधिक मामलों का ट्रांसफर कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट ने किया है। अब किस धारा के तहत किया है ये अलग बात है, अभी हम शुरू करते हैं सेक्शन। तो ये भूमिका आपका, अब आइए देखा जाए आपका 406
और 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन बस याद रखिए। पहला आपका क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है यूपी जेपी एपीओ में भी, सेक्शन भाई याद रखना चाहिए 3-4 इधर लाइन से। उच्चतम न्यायालय मामलों और अपीलों को किस धारा के तहत ट्रांसफर करता है? यानी कि मामलों और अपीलों को उच्चतम न्यायालय किस सेक्शन के तहत आपका अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है? तो पहले तो सेक्शन रट्टा मार कर जाइए, आपका 406, यानी कि किस अनुच्छेद की धारा के तहत सीआरपीसी 406। अब देखिए आपका बेयर एक्ट पढ़ने पर कुछ क्लू मालूम चलेगा और वही क्लू आपको जानना है, क्योंकि जो यूपी एपीओ है आपका थोड़ा अंदर से इधर पूछा गया है, और वहीं 2-3 जो प्री के अंदर के पॉइंट हैं वहीं आपके गलत होने के चांस रहते हैं। सेक्शन तो भाई ज़्यादा लोग सही कर ले जाएंगे। देखिए शब्दशः भाई, पहला क्लास हम बता रहे हैं 406 धारा का 406। जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत, अभी हम कोरिलेट करेंगे पहले। हाँ भाई, एक और सूचना है भाई, जो लोग केवल एपीओ के लिए पढ़ते हैं, आप चाहें तो जो सीआरपीसी आईपीसी और पुलिस एक्ट के अलावा अन्य जो कोरिलेशन आपका माने सीपीसी या कॉन्ट्रैक्ट में होता है, चाहें तो उसको आप लिखने से छोड़ सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। यानी कि आपका कोई बाध्यकारी नहीं है। जो लोग केवल एपीओ के लिए पढ़ते हैं, जो लोग जे के लिए पढ़ते हैं, उन वे लोग तो भाई पूरा लिखें, यानी कि सीपीसी भी कॉन्ट्रैक्ट भी जितना कोरिलेशन हो। लेकिन एपीओ वाले चाहें तो थोड़ा दायरा सीमित कर सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। वैसे भाई जो क्लास चल रहा है ये हम यूपी माने एपीओ के लिए भी सीआरपीसी चल रही है, जे के लिए भी चल रही हैं, वो केवल स्पेशल एपीओ के लिए ही नहीं चल रही है। यानी कि आप चाहें, जो लोग, फिर एक बार हम बता रहे हैं, जो लोग केवल एपीओ दे रहे हैं, जे की तैयारी नहीं करते हैं, वे चाहें तो जो सिविल मामलों में हम लिखवाते हैं उसको छोड़ सकते हैं लिखते समय, कोई बाध्यकारी नहीं है। देखिए आपका फिर 406 का पहला खंड देखिए। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं, हम बताएंगे कि कहाँ से अटैक आयोग इस समय कर रहे हैं अंदर से। देखिए, जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है, अब तुरंत आया कि प्रतीत कराया जाता है, तो प्रतीत कराने का मतलब क्या हुआ, पूरी तरह साबित कर दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के मन में एक संदेह पैदा कर दिया गया। बताइए तो, पूरी तरह साबित, प्रतीत इंडिकेशन मतलब क्या, कुछ अनुमान मिले कि पूरी तरह साबित कर दिया जाए, अनुमान मिले। यानी कि जब उच्चतम न्यायालय को यह माने पूरी तरह तो नहीं विश्वास कराइए, उच्चतम न्यायालय के मन में एक युक्त क्या पैदा कर दीजिए, संदेह। क्या संदेह? देखिए, न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है, यानी कि बस एक ही लाइन, किसके लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के उद्देश्यों के लिए यह वर्तमान समय में आवश्यक है कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जाए। तो कौन सी धारा के अधीन आदेश दिया जाए? 406। कौन सी धारा? 406। तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई भी मामला, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी भाई, बैटरी डाउन।
हेलो। देखिए भाई, एक एक शब्दों को अच्छे से इसको, बैठिए हो, एक एक शब्दों को अच्छे से पढ़िए। इधर थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, ये स्पष्ट याद रखिए। और उसका तरीका ये है कि जो टेक्निकल क्वेश्चन इस समय एपीओजे में बन रहे हैं, वहीं आपका मेरिट भी बना रहे हैं। सामान्य क्वेश्चन तो सभी लोग कर ले जाएंगे। देखिए, निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए, ट्रांसफर कर दी जाए। यानी कि इसका मतलब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। उच्चतम न्यायालय मामलों या अपीलों का ट्रांसफर कहाँ कर सकता है? तो पहला ऑप्शन देगा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। दूसरा ऑप्शन देगा एक उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे उच्च न्यायालय के समान या वरिष्ठ सबऑर्डिनेट कोर्ट में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ज़्यादा लोग जो नहीं पढ़े रहते, बस ये मार कर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में केवल ट्रांसफर कर सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में न रखिए। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है, और एक हाई कोर्ट के निचले न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट के निचले न्यायालय में भी ट्रांसफर कर सकता है। भाई ये दोनों याद रखिए। ये क्वेश्चन यूपी में आ चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, गलत न हो। केवल हाई कोर्ट न मारिएगा, अधीनस्थ न्यायालय भी क्या करना है, ऑप्शन में मार कराना है। अगला देखिए खंड 2। उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जबकि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन का मॉडल ये बना है कि उच्चतम न्यायालय मामलों का अंतरण करता है, दे देगा महान्यायवादी के आवेदन या समावेदन पर, हितबद्ध पक्षकार के समावेदन पर, तीसरा दे देगा स्वप्रेरणा से, और चौथा दे देगा आपका माने निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर। चार ऑप्शन देगा, और नीचे देखिए क्या आप दे रहे हैं, एक दो सही है, दो तीन सही है, तीन चार सही है, एक दो तीन चार चारों सही है। तो भाई सतर्क रहना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। केवल एक और दो सही है, यानी कि उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या सुमोटो या स्वयं के ज्ञान या स्वप्रेरणा पर 406 के तहत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामलों का अंतरण नहीं करता। ये प्री में आ चुका है। कैसे करता है फिर हम बता रहे हैं। दो ही आपके, या तो हितबद्ध पक्षकार के एप्लीकेशन पर या किसके एप्लीकेशन पर महान्यायवादी या महाधिवक्ता स्वप्रेरणा से नहीं करता, यानी कि अपनी इच्छा से, और निचली न्यायालय के रिपोर्ट पर भी नहीं करता। तो दो ऑप्शन ये भी तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम बताएंगे और भी। देखिए तीसरा खंड देखिए, जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1,000 रुपये से अनधिक इतनी राशि जितनी वह न्यायालय
उस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, प्रतिकर के रूप में उस व्यक्ति को दे जो आवेदन का विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक उदाहरण देखा जाए। ए ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि हजूर ये मामला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक ट्रांसफ़र किया जाए या एक हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाए। ये एक किसने एप्लीकेशन दिया है? ए ने। इस एप्लीकेशन का विरोध भी कर रहा है। ए का एप्लीकेशन डिसमिस या खारिज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ए ने जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था वह तो बहुत मामूली था, यानी कि तुच्छ था, या आपका तंग करने के लिए, यानी कि बी को केवल क्या करने के लिए, परेशान करने के लिए दिया था, कोई मामले में दम नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एप्लीकेशन देने वाले पर लगा सकता है प्रतिकर और कह सकता है कि आप किसको प्रतिकर दीजिए, एप्लीकेशन का विरोध करने वाले को। तो एप्लीकेशन का विरोध करने वाला इसमें कौन हो गया? बी। तो रकम याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट कितना दिलवा सकता है बी को ए से रकम? कंपनसेशन के रूप में कितना? 1000 अधिकतम। अब कोरिलेट कर लिया जाए। आपका 406 सेक्शन बेयर एक्ट बताया गया। आपका तीनों खंड काफी महत्वपूर्ण थे। आपका फिर कोरिलेट कर लिया जाए एक एक लाइन। अगर यही क्वेश्चन ये पूछे कि उच्चतम न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मामलों का अंतरण करता है, तो 139 ए मार्क कराइएगा। और यही क्वेश्चन आपका पूछे कि सिविल मामलों का उच्चतम न्यायालय किस सीपीसी की किस धारा के तहत अंतरण करता है, कई बार कंपटीशन में आया भी है जे में, तो 25 मारना है। यानी कि इसके साथ दो प्रावधान और तैयार रखने हैं। एक आपका संविधान का अनुच्छेद 139 ए और दूसरा कौन सा आपका सीपीसी का सेक्शन 25। भाई अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आइए 407 407, जब हाई कोर्ट द्वारा क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर। जब 407 पढ़िएगा तो संविधान का अनुच्छेद 22 पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 228 और सीपीसी की धारा 24। यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पढ़िए तो आपको कहाँ कहाँ से कोरिलेट करके पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा पढ़ना है? 228 और सीपीसी की धारा 24। सिविल मामलों का उच्च न्यायालय द्वारा अंतरण सीपीसी की धारा 24 में और हाई कोर्ट द्वारा सभी मामलों का अंतरण संविधान के अनुच्छेद 228 में और सीआरपीसी की धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा केवल क्रिमिनल मामलों का अंतरण, यानी कि एक जिला से कहाँ भेज सकता है? दूसरे जिला। जैसे कि प्रयागराज से रायबरेली भेज दे, लखनऊ भेज दे, कानपुर भेज दे, ये किसको पावर है? हाई कोर्ट को। किस धारा में? सेक्शन याद करके जाइएगा 407। अब देखिए बैरक भाई, आपका बैरक की भाषा निकाल लीजिए और अंतर 406 से क्या आएगा ये भी सतर्क रहना है। देखिए, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हेडिंग देखिए, पहला, जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है, तो प्रतीत कराया जाता है मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह प्रूफ कर दिया कि मन में एक संभावना पैदा कर दी गई। संभावना, क्या संभावना? देखिए, उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिजु या और पक्षपात रहित जांच या विचारण न हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च न्यायालय में ये दर्शाया गया कि हजूर आपका कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उसमें कोई मामला है और वह मामला
उस कोर्ट में जांच या विचारण में लंबित हैं और उस कोर्ट में रिज और पक्षपात रहित, रिज मतलब फेयर, फेयर मतलब उचित, उचित कहा जाता है फेयर, न तो फेयर या उचित जांच विचारण हो सकती है और न ही पक्षपात रहित, यानी कि अगर उस जिले में ये मामला चला तो बायस हो सकता है, यानी कि पक्षपात हो सकता है। क्यों पक्षपात हो सकता है? क्योंकि अभियुक्त प्रभावशाली हैं, अगर अभियुक्त चाहें तो मामले पर प्रभाव डाल सकता है और न्याय की हत्या हो जाएगी। अतः ऐसी दशा में आप एक जिले से दूसरे जिले में मामला क्या कर दीजिए, ट्रांसफर, यानी कि मामला प्रतापगढ़ से लखनऊ भेजिए, कानपुर से बनारस भेजिए, लेकिन अपने ही राज्य में, यह नहीं कि दूसरे राज्य में केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के एक जिले से मामला कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? किसी दूसरे जिले। एमपी यूपी न भेजवा दीजिएगा उत्तराखंड। दूसरे राज्य में भेजने का अधिकार केवल किसको है? उच्चतम न्यायालय। दूसरा देखिए, किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभावना है, अर्थात इस मामले में कोई ला का क्वेश्चन उठेगा और वह असाधारण रहेगा। तीसरा है, इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित हैं या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन होगा। ये किसको दिखाया गया है? उच्च न्यायालय को। तो उच्च न्यायालय आदेश दे सकता है, चार में से कोई एक आदेश दे सकता है या एक से अधिक। अब क्या क्या आदेश देगा? तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या दिखाया जाता था पहले वो देखिए, अब 406 को कोरिलेट करिए। सुप्रीम कोर्ट में बस ये दर्शाया गया था, मैंने संभावना बनाई गई थी कि हजूर एक राज्य में मामला है और उस राज्य में अगर मामला चलता है तो घोर अन्याय हो जाएगा, अतः अन्याय को रोकने के लिए आप एक राज्य से मामला कहाँ ट्रांसफर करिए? दूसरे। ये 406। हाई कोर्ट में क्या दिखाया जाता है कि हजूर आपके अधीनस्थ किसी जिले में मामला जांच या विचारण क्रिमिनल मामलों की चल रही है, वहाँ फेयर ट्रायल ही नहीं हो सकता, वहाँ बायस हो सकता है। इस मामले में ला का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उठ सकता है या ये सुविधा होगी अगर आप इस मामले को दूसरी जगह क्या कर देंगे? ट्रांसफर। जैसे कि आपका पीड़ित रहता है मान लीजिए कानपुर, उसके प्रति अपराध हुआ गोरखपुर, तो पीड़ित को बार बार क्या करना पड़ेगा? गोरखपुर मुकदमे में सुनवाई के लिए आना जाना पड़ेगा, अतः आप कानपुर ही ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या होगी? सुविधा। ये दिखाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? अब देखिए, किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो सेक्शन 177 से लेकर 185 तक के अधीन तो अर्हित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि 177 से लेकर 185 तक में वह न्यायालय सक्षम तो नहीं है, तो 177 से लेकर सीआरपीसी 185 तक में जांच और विचारण का प्लेस दिया गया है, यानी कि किस स्थान के न्यायालय द्वारा जांच और विचारण की जाएगी। और सौभाग्य रहा कि बिहार एपीओ में हमें लगता है कि 4 या 5 क्वेश्चन प्री में बना था और हल्का सा भी जो कंसेप्ट डगमगाया जिसका, वो गलत करके आया। तो आपका कंसेप्ट भाई बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि आपका कानून है और कई लोग एक दो क्वेश्चन उसमें भी गलत करके आ गए, जबकि एकदम मैंने बहुत कठिन नहीं आया था, बस दिमाग हल्का सा घुमाना था। तो देखिए आपका
दूसरा, कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता रखने वाले किसी दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक जिले से कहाँ भेज दिया जाए, दूसरे, या तो पैरल कोर्ट को या उसके ऊपर के, जैसे कि प्रतापगढ़ से इलाहाबाद भेज दिया जाए। तीसरा देखिए, कोई विशिष्ट मामला सत्र न्यायालय को ट्रायल के लिए सुपुर्द कर दिया जाए, ये भी आदेश दे सकता है हाई कोर्ट। और कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं को अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। चौथा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पिछली बार आपका क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड यूपी में भी बना है, क्वेश्चन बना है, यानी कि हाई कोर्ट और चौथे पॉइंट में क्या कर सकता है, सबसे महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट है। हाई कोर्ट ये कह सकता है कि स्वयं उसे मामला अंतरित कर दिया जाए। स्वयं कर दिया जाए का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका प्रतापगढ़ में कोई मामला चल रहा है, मांग की गई कि ट्रांसफर किया जाए, तो हाई कोर्ट कह सकता है कि हम ही को भेज दिया जाए, इधर उधर भेजने की क्या जरूरत है, स्वयं को अंतरित कर सकता है। तो अब समस्या ये आई कि क्या उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास मंगा के जांच या विचारण स्वयं कर सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है। कहाँ पावर है? 407 में। अब यही टेक्निकल 2-3 क्वेश्चन निकालना है कि अब हाई कोर्ट स्वयं मिला, जल्दी करता नहीं है, कर सकता है भाई, जल्दी करता नहीं, मैं बता दूं, क्योंकि हाई कोर्ट में अपील होती है ज़्यादातर, ट्रायल नहीं चलता, लेकिन कर सकता है, पावर है। तो हाई कोर्ट अगर अपने यहाँ मामला मंगा लेता है तो यही दिमाग 2-3 लगाना है कि हाई कोर्ट क्या दंड न्यायालय है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है? हाई कोर्ट। ये हमारी संविधान बताता है, वाले सीआरपीसी। अब हाई कोर्ट दंड न्यायालय है तो क्या विचारण कर सकता है कि नहीं? तो विचारण भी कर सकता है। और किस सेक्शन में दिया गया है? 26 में, यानी कि सीआरपीसी की धारा 26 ये बताती है कि उच्च न्यायालय किसी भी मामले का ट्रायल करने की क्या रखता है? क्षमता। कौन सी धारा? छप। फिर 28 पढ़ेंगे। 28 दंड के बारे में बताती है। उच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। बताया भी गया था कि अगर मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी आवश्यक नहीं है। मैं बताया था मृत्यु दंडादेश की पुष्टि में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई थी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर मृत्यु दंड देते हैं तो इसकी पुष्टि कहीं होनी आवश्यक नहीं है। तो आपका उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकता है सीआरपीसी की किस धारा में? 28। अब आइए, अब यही आपका पूछा गया था 474, पिछली बार ये सेक्शन पूछा गया था। उच्च न्यायालय विचारण मामलों का कर सकता है, ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो आपका 474 रट कर जाइएगा, किस धारा में? हाँ, 474 फिर बताया जा रहा है, पिछली बार आ चुका है। उच्च न्यायालय मामलों का ट्रायल कर सकता है, ये 474 में है। और ट्रायल करेगा तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन वाली, सत्र न्यायालय वाली। यही बाकी अब रह गया है, यानी कि जो बाकी रह गया पूछने के लिए ये रह गया है कि हाई कोर्ट कौन सी प्रक्रिया अपनाता है विचारण में। तो दिमाग में बैठा लीजिए, जो प्रक्रिया जिले का कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय अपनाता है। अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, ये किस सेक्शन में बताया गया है? 474। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई आगे। अब सत्र न्यायालय कहाँ से कहाँ तक की प्रक्रिया अपनाता है?
तो 225 से लेकर सीआरपीसी 237, यही प्रक्रिया जब हाई कोर्ट विचारण करेगा तो अपनाएगा। याद रखिएगा कौन सी प्रक्रिया, 225 से कहाँ तक, 237। भाई इस प्रकार आपका कोरिलेट किया गया। देखिए आगे भाई खंड 2 देखिए, अब छोटे छोटे प्रावधान हैं। आपका 2 पॉइंट और इसमें जानना है, 2 पॉइंट ये जानना है कि उच्च न्यायालय किसके आवेदन पर ट्रांसफर करेगा, और तंग या तुच्छ प्रकृति का आवेदन है तो कितना प्रतिकर आपका आवेदनकर्ता पर लगा सकता है। इसके बाद 2 लाइन और जानना है, लेकिन पूरा एक बार डायरेक्ट पढ़ दिया जाए। देखिए आपका इसमें 2 क्वेश्चन और बनता है, लेकिन आपका एक बार पूरा डायरेक्ट कम से कम एक बार पढ़ दिया जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन और प्री में बनता है। देखिए, उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकता है। ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है। क्वेश्चन ये आया है कि उच्च न्यायालय कैसे मामलों क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफ़र करता है। तो 3 ऑप्शन दिया है, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, दूसरा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, और तीसरा सुमोटो या स्वप्रेरणा पर, और चौथा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। अब सुप्रीम कोर्ट को जोड़िए, सुप्रीम कोर्ट कैसे मामलों का ट्रांसफर करता है। तो महान्यायवादी के आवेदन पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराना है, दोनों। यही क्वेश्चन अंडरलाइन करना है क्लास 2, और यही आपका गलत हो सकता है। अगला देखिए खंड 3 भाई, आपका उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा, जो उस दशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो। ये भी छोड़ दीजिए। जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है तो उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के समुदाय के लिए जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के तहत अभिनिर्धारित करे, प्रतिभुओं सहित व रहित बंधपत्र निष्पादित करे। यानी कि अभियुक्त भी आवेदन दे सकता है, वो भी हितबद्ध पक्षकार हैं। ये भी आपको नहीं पढ़ना है आपका लोक। हाँ, ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया गया है। ये भी छोड़ दीजिए, वो दिया जाएगा और आपका सुना जाएगा। हाँ, ये आपका पूछा जा सकता है कि उसके बाद कम से कम कितने घंटे बाद सुनवाई होगी, 24 घंटे। फिर एक बार इसको देखें, समय यहाँ आ सकता है। अब तक के इतिहास में कभी क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ये समय पूछा जा सकता है। समय इस प्रकार पूछा जा सकता है कि
कि जब अभियुक्त उच्च न्यायालय में मामले के अंतरण के लिए आवेदन देता है तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी? तो लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सुनवाई के कितने घंटे पूर्व कम से कम दी जाएगी? ये क्वेश्चन बन सकता है। 48 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? 24 घंटा। ये आ सकता है नया क्वेश्चन। अगला देखिए भाई आपका, जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है, वहां यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए तब तक के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट को कार्यवाहियां रोक दी जाए। यानी कि अगर अंतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया गया है तो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही तब तक के लिए रोक सकता है जब तक कि अंतरण के आवेदन पर फैसला न आ जाए। और अंतिम क्लाज 7 है कि अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि जो आवेदन है ये तुच्छ प्रकृति का है या तंग करने वाला है, तो आवेदनकर्ता पर प्रतिकर लगा सकता है 1000, और जो आवेदन का विरोध कर रहा था उसको दिलवा सकता है। तो फिर 406 में हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कितना प्रतिकर लगा सकता था आवेदन खारिज करके? 1000। हाई कोर्ट भी कितना लगा सकता है? 1000। देखिए आपका अंतरण में अंतर है। आपका जो अटैक करना है, उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी और हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही ट्रांसफर कर सकता था, जबकि हाई कोर्ट को पावर ज़्यादा है, वह निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर भी कर सकता है, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर भी और आपका स्व प्रेरणा पर भी, यानी कि सु मोटो। अगला ये आपका 408 देखा जाए। हाँ देखिए, इसको कोरिलेट कर लिया जाए भाई थोड़ा। देखिए आपका उच्चतम न्यायालय को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 228 यानी कि अनुच्छेद 228, जहां की उच्चतम न्यायालय मामलों का ट्रांसफर कर सकता है, और अगर सिविल मामला है तो सीपीसी की धारा 25 है, जहां की उच्चतम न्यायालय को सिविल मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में, नहीं भाई हाई कोर्ट चल रहा था ना, देखिए फिर एक बार बैक हुआ जाए भाई, ये 24 है। सीपीसी की धारा 24 में उच्च न्यायालय को ये पावर है कि वह अपने राज्य के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में सिविल मामलों को अंतरित कर सके। कौन सी धारा है सीपीसी की? 24। अब आइए कोर्ट ऑफ सेशन देखा जाए आपका 408। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति, तो सत्र न्यायालय की शक्ति केवल सीआरपीसी में मिलेगी, संविधान में नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इसको आप डीजे से जोड़ लीजिएगा, जिला जज से, और सिविल मामलों में जिला जज या जनपद न्यायाधीश हैं, और वह जो आपका पावर है आपका 24 में है। यानी कि सीपीसी की धारा 24 में उच्च न्यायालय भी करता है, जिला न्यायाधीश भी करता है, दोनों को एक ही धारा में समाहित किया गया है, दोनों को पावर दिया गया है। तो 408 देखिए भाई, जब कभी सत्र न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश पारित किया जाए, तब वह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड से में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए,
तो क्या दूसरे जिले को भेजेगा कि अपने ही जिले के एक माने न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को? अपने ही जिले, बाहरी जिले नहीं, अपने ही जिले में एक न्यायाधीश से किसको भेज दे? दूसरे को। ये किसको पावर है? कोर्ट ऑफ सेशन को। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया कि कोर्ट ऑफ सेशन कैसे ट्रांसफर करेगा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर कि निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, कि स्वप्रेरणा से कर सकता है कि उपर्युक्त सभी। तो क्या लिखा है? उपर्युक्त सभी, यानी कि आपका निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर भी, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर भी, और सुमोटो यानी कि अपने ज्ञान से, यानी कि अपनी प्रेरणा से, कोई गया नहीं, अपने मन से ही क्या कर दिया? मामले का ट्रांसफर कर सकता है। हाई कोर्ट भी कर सकता है। कौन? आपका सत्र न्यायालय। अब ये आया कि अगर सत्र न्यायालय में एप्लीकेशन दिया गया और वह एप्लीकेशन तुच्छ या तंग प्रकृति का है, तो सत्र न्यायालय उस एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। और कितना आपका प्रतिकर लगा सकता है? तो अब बताइए, 406 में सुप्रीम कोर्ट कितना लगा सकता था अधिकतम? 1000। 407 में हाई कोर्ट कितना लगा सकता था? 1000। और 408 में कोर्ट ऑफ सेशन अधिकतम कितना लगा सकता है? 250। यही पॉइंट पकड़ना है। कितना अधिकतम प्रतिकर लगा सकता है? 250, यानी कि आपका 250। 409 देखिए, सत्र न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना, यानी कि आपका जो सत्र न्यायाधीश है या कोई मुख्य न्यायाधीश है, माने आपका देखिए फिर एक बार 409 कम पूछा जाता है। आपका सत्र न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना, तो सत्र न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है, या कोई मामला या अपील जिसे उसने उसके हवाले किया हो वापस मंगा सकता है, खुद ही विचारण कर सकता है। तो बस एक लाइन जानना है कि कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो सहायक सत्र न्यायाधीश या सीजीएम से कोई मामला अपने पास क्या कर सकता है? मंगा सकता है। एक लाइन बस। इसके बाद 410, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना, तो कौन वापस ले सकता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों से मामला? तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का बास कौन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बस एक लाइन याद रखना है कि 410 के तहत कौन वापस ले सकता है मामले को? तो सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किससे ले सकते हैं? अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों से मंगा सकता है। अपने सीजीएम प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग से क्या कर सकता है? मामला मंगा सकता है। खिलाइए, हम ही देखेंगे, आप लोग ना देखिए। इसके बाद आपका 411, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाना या वापस लेना, तो डीएम को पावर है कि वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से मामला मंगा लें या मामला उसे क्या करें? सौंप दें। या आप ही देखिए। और 412 पढ़ना नहीं है, कारणों को अभिलिखित किया जाना, इसको छोड़ देना है। यानी कि लास्ट की जो धाराएं थी थोड़ा वीक से पढ़ना है। आपको पूरे फ्लो में 406, 407, 408 को ज़्यादा पढ़ना है। और एक धारा पढ़ना चाहते हैं तो 410 पढ़ सकते हैं। अगला देखा जाए आपका अध्याय 32। अध्याय 32 में दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण है। और पहला पॉइंट है क्लाज ए में डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड 413 से लेकर 416। यहाँ एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है। जो प्री में अब तक क्वेश्चन बना है
वह ज़्यादातर 416 से ही बना है। मैं बता दूं कहाँ से बना है। अब तक जो प्री में 99% जो चांस है कि आपका क्वेश्चन बना है, वह आपका क्वेश्चन 416 से ही बना है। आपका 416 से बना है और यहीं अच्छे से तैयार रखना है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया गया है, वह महिला गर्भवती पाई जाती है, तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय मृत्युदंडादेश को लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए बाध्य है। विवेक नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अंतर है। हिंदी वर्जन कर सकेगा लिखा है, उसको बनाकर, अगर पेरेट में आपके गलती हो तो करेगा लिखना है, कर सकेगा नहीं। क्या लिखना है? करेगा। पहले कर सकेगा था, अब संशोधन हुआ। आइए मृत्युदंड देखा जाए भाई। देखिए ये जो आपका चैप्टर 32 पढ़ाया जा रहा है, इसमें से प्री में आपका एचजेएस में 2-3 क्वेश्चन बने हैं। जे में भी पूरा चांस रहता है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। और अच्छे अच्छे इधर प्रावधान भी हैं, जैसे मुजराई पर क्वेश्चन बनता है, एक साथ दंड भुगतेगा कि कैसे भुगतेगा, तमाम क्वेश्चन आपका एराइज होते हैं। और एक एक आपका पहले मृत्युदंड को देखा जाए, यानी कि दंडादेश का निष्पादन, इसका मतलब हुआ कि सजा को कैसे भुगतवाया जाएगा, सजा को कैसे सस्पेंड या निलंबित किया जाएगा, सजा को कैसे कम किया जाएगा, ये सब प्रावधान इस चैप्टर में है। और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा माना जाता है और तमाम आपका टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस चैप्टर को क्लास वाइज बांटा गया है और पहले क्लास में हम क्या बता रहे हैं, डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड। अब मृत्युदंड के बारे में आपका बताया भी गया था, फिर एक बार बताया जाए। पहले सामान्य बातें मैं बता चुका हूँ। ये मृत्युदंड कौन न्यायालय दे सकता है, तो पहला सुप्रीम कोर्ट हो गया, दूसरा कौन, हाई कोर्ट। अगर ये मृत्युदंड देते हैं तो क्या इसका कन्फर्मेशन होना कहीं जरूरी है, तो क्या बताया गया था, नहीं है। अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट पर आ जाइए, बताया गया था मृत्युदंड और कौन सा न्यायालय दे सकता है, सत्र न्यायालय और एडिशनल यानी कि अपर सत्र न्यायालय। अगर ये फांसी की सजा देते हैं तो तब तक फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा जब तक कि कौन सा न्यायालय इस मृत्युदंड को कन्फर्म न कर दे, तो हाई कोर्ट। तो अभी आपका पिछले टर्न पर ही बताया गया था शुक्रवार को कि हाई कोर्ट पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय पुष्टि के लिए किस धारा में, रटिए, हाई कोर्ट एक्स्ट्रा साक्ष्य ले सकता है किस धारा में, 367। खंडन या पुष्टि की धारा में 368। कम से कम कितने जजों द्वारा पुष्टि, 2। कौन सी धारा, 369। दोनों जजों में मतभेद हो तो रेफरी का सिद्धांत, 370। और जो भी फैसला है कागज पत्र हाई कोर्ट सत्र न्यायालय को लौटा दे, तो 371। रेफरी का सिद्धांत किसमें बताया गया था, 370। अगर जजों की राय समान हो तो दोनों जितने जज हैं एक अन्य जज को क्या करेंगे, अपना माने निष्कर्ष निकाल के भेज देंगे। और केस भी एक बताया गया था, आर वर्सेज कौन सा, गोविंदा। भाई इतना कम से कम जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से तैयार करके आइए। नहीं पढ़ाया गया वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपका स्पीड बढ़ा के, इसमें कोई शक नहीं है। हल्का सा स्पीड बढ़ाई गई भाई, इधर तेजी से पढ़ाया जा सकता है। न आए तो एक बार पूछ लीजिए, दोबारा बताया जाएगा, लेकिन हल्का सा स्पीड आपका बढ़ाई गई है, नए लोगों को भी समझ में आ रहा है, कोई उतना दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ये आया कि मृत्युदंड, अब आइए, किन मामलों में दिया जा सकता है,
तो बेचन सिंह का केस हमने बताया था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मृत्युदंड भारत में दिया जाएगा तो विशेष कारण लिखा जाएगा खंड 4 में। और 5 बताता है 354 का 5 हमने बताया था कि मृत्युदंड जब दिया जाएगा तो ये निर्णय में लिखा जाएगा कि तब तक गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए। कहाँ लिखा है? 354 के क्लास 5। और जब डेथ वारंट जारी होगा तो उसके लिए द्वितीय अनुसूची का फॉर्म नंबर 42 हमने बताया था, ब्लैक वारंट, डेथ वारंट या मृत्यु दंड के निष्पादन का वारंट। किस धारा, किस प्रारूप में? फार्म में 42। और उसमें भी लिखा गया है कि उस डेथ वारंट में ये लिखा जाएगा कि आपका तब तक गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए। और मैं एक और बताया था कि दोनों में से एक चुनना हो तो 354 का क्लास 5 चुनेंगे कि प्रारूप संख्या द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42, ये हम बताए थे। तो कौन चुनेंगे? सेक्शन 354 का कौन सा खंड? 5। भाई रट्टा मार कर जाइए। अब इसी मृत्यु दंड के निष्पादन की इत्यादि किए तो 413, 414, 415 और 416, बस दो दो लाइन याद रखना है आपका। देखिए क्या पढ़ना है। 413 ये बताता है कि अगर पुष्टि वाला मामला था, यानी कि आपका 366 के तहत कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को भेजा गया है, तो हाई कोर्ट चाहे मृत्युदंड बरकरार रखे या कोई अन्य दंड दे, जो वारंट निकलेगा दंड के निष्पादन का वह 413 के तहत निकलेगा। फिर एक बार याद रखिए, जो कन्फर्मेशन वाले मामले हैं उसमें चाहे मृत्युदंड हो या कोई अन्य सजा दी गई हो हाई कोर्ट द्वारा, उसमें जो वारंट निकलेगा निष्पादन के लिए वह किस सेक्शन के तहत निकलेगा? 413। कहीं पूछा नहीं गया तक, बस एक लाइन बताना है। और अन्य मामलों में जो रिवीजन से मामले, अपील से मामले इत्यादि में हैं, तो उसमें जो वारंट जारी होता है दंडादेश को लागू कराने के लिए, तो अगली धारा बढ़ जाइए 414। वैसे कभी भी आज तक पूछा नहीं गया है। आप चाहें तो दोनों धाराओं को पढ़ते समय छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं भाई। फिर भी एक एक लाइन हमने क्या क्या सतर्कता बरतते हुए बता दिया। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वह 415 और 416, इसमें भी चांस आपका 415 कम है, लेकिन 99% चांस किसका रहता है? 416। पहले 415 का देखा जाए। जब उच्च न्यायालय मृत्युदंड देता है या बरकरार रखता है तो उच्च न्यायालय ही मृत्युदंड के निष्पादन पर, यानी कि फांसी पर लटकाने पर उतने समय के लिए रोक लगा देता है जितना समय उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए कानूनन निर्धारित है। फिर एक बार समझिए, यानी कि जब उच्च न्यायालय मृत्युदंड देता है तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय ही मृत्युदंड के लागू कराने पर उतने समय के लिए रोक लगा देता है जितना समय सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए क्या है? निर्धारित। और जैसे ही अभियुक्त द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो जब तक अपील लंबित रहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड के निष्पादन पर क्या लगा देता है? रोक। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया तो एक बार फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आप जाएंगे किस अनुच्छेद के तहत? 137। फिर तीसरी बार भी मैं बताया था क्यूरेटिव पिटीशन किस अनुच्छेद के तहत? 142। फिर कहाँ दौड़ेंगे? राष्ट्रपति के पास, तो किस अनुच्छेद के तहत? 72।
या राज्यपाल के पास दौड़ेंगे तो 161, और फिर वहां से दया याचिका या मर्सी पिटीशन क्या हो गई, खारिज। तब आपका कोर्ट ऑफ सेशन डेथ वारंट जारी फिर करेगा, मन रद्द। जैसे कि आपका डेथ वारंट जारी किया, फिर अभियुक्त चला गया, फिर रद्द हो गया, फिर गया, फिर रद्द, तो 2-3 बार हो जाता है। अब डेथ वारंट जारी कर दिया गया, इस तारीख को इसे फांसी लटकाया जाएगा। तब तक अब मान लीजिए कि आपका राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की, किस अनुच्छेद के तहत, 72। तो अब तो मान लीजिए उसी दूसरे दिन सुबह सुबह 5 बजे फांसी होनी है। यानी कि एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए शुक्रवार को दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की, शनिवार को फांसी होना है, तो शाम को खारिज की है, तो अभियुक्त का अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट को सूचित करता है, सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करता है उसका आवेदन, और रात में 2 या 3 बजे से सुनवाई शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय तक अभियुक्त को अधिकार है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में छिद्र को, यानी कि छेद का सहारा ले और अपने को बचा सके, क्योंकि एक बार जब जान चली जाएगी तो वापस नहीं लाई जा सकती। अतः सुप्रीम कोर्ट कई बार रात में बैठा, सुनवाई किया, और जब 4:30 बजे, यानी कि या 3 बजे, 4 बजे याचिका खारिज, तो इधर जेल में पूरी तैयारी, और 5 बजे क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि आधा घंटा पूरी तैयारी रहेगी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट रात में रोक लगाएगा तो तुरंत रोक दी जाएगी फांसी की सजा, और नहीं रोक लगाता तब तो भाई अब फांसी पर क्या किया जाएगा, लटका दिया जाएगा। क्योंकि 3-4 दिन से ट्रायल चल रहा था डमी बना के, यानी कि कितना वजन है उतने वजन के पुतले को रोज रस्सी पर 2-3 दिन से क्या किया जा रहा था, लटकाया जाता है। कहीं रस्सी तो नहीं टूट गई या टूटने का चांस है, भार सहन कर लेगी कि नहीं, ये चेक किया जाता है। ये नहीं कि तत्काल हो जाए सब कुछ। जल्लाद 3 दिन पहले पहुंच के अपना पूरा व्यवस्था किए रहता है, और तब अंत में समय जब आ जाता है तो जल्लाद फांसी पर लटका देता है रुमाल गिरते ही, और जल्लाद बचाव का हकदार होगा। आईपीसी की कौन सी धारा बताई गई थी, बिहार में तो पूछा गया था, 79, 7 नहीं 78, कौन सी धारा। अब आइए 415 पूरा हो ही गया, पढ़ना क्या है, बस एक धारा और लास्ट में पढ़ाया जाए, तब आईपीसी पढ़ाना है भाई। 416, 416 देखिए आपका, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है। गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। देखिए, यदि वह स्त्री जिसे मृत्युदंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण करेगा। अगर हिंदी में आपका कर सकेगा हो बेयरेक्ट में, तो उसको काट कर करेगा बना लीजिए। इसका मतलब कि उच्च न्यायालय का विवेक नहीं है, बल्कि क्या है बात, उसको अगर सकेगा लिखा हो लास्ट में, लास्ट शब्द, तो उसको करेगा बना लीजिएगा, काट दीजिए, करेगा बनाइए। भाई हमारे बेयरेक्ट में गलत लिखा है, इंग्लिश वर्जन आपका शुद्ध लिखा है सैल, में नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सैल, तो उसको काट के बना लीजिए हिंदी वाला। ये पूछ सकता है कि ये कब ऐड किया गया, यानी कि सकेगा की जगह कब करेगा लिखा गया। ये हो सकता है कि बहुत अंदर जाए तो पूछ ले। तो नीचे लिखा है भाई आपका 2008 में, 2008 में संशोधन किया गया, और 31/12/2009 से ये लागू किया गया। यानी कि सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2008, और लागू हुआ ये संशोधन 31 दिसंबर 2009 को। हो सकता है कि पूछ ले, यानी कि भाई इसलिए किया गया लास्ट में एक इस पर कि एक जान जा रही है तो दूसरी जान न
लिया जाए। अतः ऐसी दशा में अब हाई कोर्ट का विवेक है कि हाई कोर्ट बाध्य है। 15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा। आईपीसी कल भी इसी चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर हो जाए तब बैक आ जाएगा भाई। ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। कल हम प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर निकाल दें।